नमस्कार। साहित्य अकादमी के राजभाषा सप्ताह के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस बार के उद्घाटन समारोह में हमने प्रतिष्ठित विद्वान पत्रकार और नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बलदेव भाई शर्मा जी को आमंत्रित किया है। उनका औपचारिक स्वागत और अभिनंदन हमारे सचिव महोदय करेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे स्वागत भाषण दें। नमस्कार। परमादरणीय बलदेव भाई शर्मा जी और मेरे साथी, जैसा कि आप सब जानते हैं 14 सितंबर जो हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है, उनको 1949 में इनको डिक्लेयर किया था कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस करके मनाया जाए और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने ऑफिस के कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और कुछ दिन तक कामकाज में अंग्रेजी भी चलाते रहे करके जब शुरुआत में दिया था, लेकिन वो अंग्रेजी का ही रह के हिंदी का आगे अभी तक ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। जैसे कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के बारे में कहा था कि उसमें 5 गुण होना चाहिए, उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सके, वो पूरे भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो, वो अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती हो, सारे देश के लिए उसे सीखने में आसानी हो और ऐसी भाषा चुनते समय तात्कालिक या क्षणिक हितों पर ध्यान ना दिया जाए। ये सारे गुण जिस भाषा में सबसे अधिक मिलते हैं वो है हिंदी। ये महात्मा गांधी जी का कहा है और उसी की उनकी जो जिस तरह से उनको बहुत ही सोच समझ के गांधी जी ने हिंदी भाषा को ये राजभाषा बना के हम लोगों के लिए एक सरकारी कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज ये करे का है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा ऐसी है जो हमारी मतलब भाषा तो एक अलग है, उसकी यूज़ करने की जो अलग चीज़ है, लेकिन उसी भाषा के कारण हमारे भारत जितना कम से कम 1000 से ज़्यादा बोलियाँ हैं और 100 से ज़्यादा लिपियाँ हैं और साहित्य अकादमी ने 24 भाषा को मान्यता प्राप्त की है, भारत सरकार ने 22 भाषा को मान्यता प्राप्त। इतने होने के बावजूद भी देश हम लोग एकता की तरह मतलब बहुत सारे अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, हमारे कपड़े पहनने का तरीका अलग, खाने का अलग, भाषा अलग। आपको ईशान्य देशों में मतलब नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो हर गांव में भाषा बदलती है, लेकिन जो पूरे भारत अभी भी मतलब दुनिया में ऐसी कोई देश नहीं है इतनी भाषाओं की, इतनी संस्कृतियों की, इतना परंपरा मतलब संस्कृति पर ये होने के बावजूद भी देश एकता की तरह रही है। उसके कारण उनकी उसमें रहने का, इस तरह से एकता में रहने के लिए उसका कारण में हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखिए शिलांग में जाइए, वहाँ मजदूर से लेके सब लोग हिंदी बोलते हैं। पहले दक्षिण में कुछ तमिलनाडु छोड़ के बाकी राज्यों में तो बहुत अच्छा हिंदी तो दूसरी सेकंड लैंग्वेज है, केरला, आंध्रा और कर्नाटक में। लेकिन अभी तमिलनाडु में आप चेन्नई में जाइए या साउथ के कोई भी राज्यों में जाइए, हिंदी की उतना ही प्रयोग हो रही है जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। उसी तरह मतलब हमारे साहित्य अकादमी ने सबसे ज़्यादा हिंदी अनुवाद पुरस्कार जो प्राप्त किया वो दक्षिण भारत के लोगों ने, हिंदी में जो अनुवाद करने का जो सबसे ज़्यादा लिया दक्षिण भारत के लोगों ने लिया। इस तरह का हिंदी की बहुत अच्छा देश भर में होती जा रही है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कामकाज में प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हम लोगों में एक किस्म की एक मतलब कॉम्प्लेक्स जो हम अपना आप को नीचे सोचते हैं, जो अगर अंग्रेजी ठीक तरह से नहीं बोल पा रहे तो वो चीज़ों को हम लोग मन से हट जाए, उसी दिन हम लोग थोड़ा सा आगे होते जाएगा। अंग्रेजी ठीक है, उसका नॉलेज होना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स को नहीं रखे।
तभी वो हिंदी को थोड़ा सा आगे हो सकती है। क्योंकि रशिया में है, रशिया के प्रेसिडेंट से लेके आम नागरिक से लेके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से लेके हर एक आदमी सिर्फ रशियन भाषा ही बोलते हैं। उसी तरह चीन में जाइए, उधर भी प्रांतीय भाषाओं की, हमारे भाषाओं की तरह प्रांतीय भाषा है, उधर डायलेक्ट्स है। चीन में भी, अपना देश से भी बड़ी देश है, लेकिन उधर एक ही भाषा है। उन लोगों ने अपनाया चीन की, मतलब चाइनीज लैंग्वेज को एक अपना। उसी तरह जापान में स्पेनिश लैंग्वेज, वो लोग उस देश के जो लेखक आते रहते हैं उन लोग, लेकिन अंग्रेजी का जो वो जो टैग है, उसकी जो फीलिंग है, वो चीज़ बिल्कुल साथ में नहीं रखते हैं। हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। उसी तरह उसका वजह से उस भाषा की उन्नति हो रही है, कामकाज में हो रही है। मतलब सरकारी कामकाज चीनी भाषा में होती है। सिर्फ मेरे को कभी वीसा के लिए अप्लाई करे, कोई इन्विटेशन आए, उसमें एक अंग्रेजी शब्द भी वो लोग नहीं लिखते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि हम भारतवासी को वीसा के लिए हम चिट्ठी दे रहे हैं, कम से कम अंग्रेजी में लिखना चाहिए। लेकिन बिल्कुल नहीं, वो लोग अपना चीज़ों को उस तरह से रखते हैं। क्यों नहीं, हम लोग भी अपना उसी तरह जो हिंदी भाषा हमें मिला है, बहुत सारे बोलियों को मिलाकर हिंदी बनी है। जो मतलब उत्तर भारत का तो पूरा कम से कम 10-11 राज्यों का भाषा है हिंदी। मतलब एक आधा देश की तो हिंदी की बोलने वाली देश है, और बाकी आधा देश में तो हिंदी अच्छे तरह से बोलते भी हैं। इस तरह मतलब बोलने में तो अच्छा है, लेकिन जब तक हम लोग लिखित में भी नहीं रहे, वो तब तक उस भाषा की और आगे बढ़ती नहीं जाएगी। जैसा कि हम लोग घरों में मातृभाषा की जितना हम लोग प्यार करते हैं, उसी तरह हमको रोटी देने वाली भाषा, जो कामकाज में जो यूज करने वाली भाषा, उनको भी उतना ही हम लोग मातृभाषा के रूप में उसको प्यार करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज में प्रयोग करना चाहिए। जिनको हिंदी में लिखना नहीं आती है लेकिन बोलना तो आती है, उसी तरह इंटरनल नोट में लिखे। कोई राष्ट्रपति उसके ऊपर स्टैंप लगा के तो नहीं देते हैं। हम लोग क्यों नहीं, जो आते हैं उसी को, अंग्रेजी शब्द को ही हिंदी में लिखने की कोशिश करें। 10-15 बार गलती होगा, कुछ दिनों के बाद वो सुधारने में कोशिश होगी। वो इस तरह का हम लोग थोड़ा प्रयोग करने में, हम लोग प्रयोग करना शुरू किया है तो थोड़ा सा सफलता होंगे। और जल्दी से जल्दी हमारे साहित्य अकादमी भी पूरी राजभाषा की प्रयोग कर रहा है करके भारत सरकार से एक रिकग्निशन भी मिलने का एक प्रोत्साहन है भारत सरकार में। लेकिन जब तक हम लोग कामकाज में पूरी तरह हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को उस तरह का वो रिकग्निशन नहीं मिलेंगे। और साहित्य अकादमी जो संस्था है, मतलब साहित्य की सबसे बड़ी संस्था है देश की, वहाँ हिंदी की स्थिति अभी भी उतना एंकरेज नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए हम लोग सब लोग मिलके थोड़ा सा, कम से कम अगली हिंदी दिवस के पहले तक हम लोग उस सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए। उस तरह से हम राज्य भाषा विभाग को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अकाडमिक एक्टिविटीज़ में हिंदी को प्रयोग करें। और नेशनल बुक ट्रस्ट में इवन फाइलों पे भी हिंदी में लिखा जाती है, साइड में क्या क्या अप्रूवल के लिए क्या करना चाहिए, नॉट अप्रूवल करके लिखना चाहिए। वो फाइल में लेकर के हमारे प्रशासन ने दिया, हमारे यहाँ पे उस तरह से छापे, ताकि जितना भी अधिकारी या कर्मचारी काम करते समय उस शब्दों को लिखने में सुविधा होगी, आसान भी होगी, ताकि अंग्रेजी को थोड़ा सा कम करके हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम लोग तो यह दिल्ली का ऑफिस तो कौन सी खाद में, उसमें सब खाद क्षेत्र में है, तो 100% हिंदी होना चाहिए। पत्र व्यवहार, हमारे इंटरनल जो नोटिंग, सब चीज़ जरूर आप लोग सब साथ देंगे। और अगले साल तक हम संपूर्ण हिंदी की कामकाज वाली कार्यालय की तरह हमें एक मान्यता प्राप्त होगी। इसी उद्देश्य से हम फिर आप सबको फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर रोज कुछ ना कुछ अपने नोटिंग में, चाहे आपको आपकी भाषा कुछ भी हो, हिंदी में जरूर अपने ऑफिस के कामकाज में लिखना शुरू करिए। और सिग्नेचर तो कर ही सकते हैं आप लोग, उस तरह का आगे करते रहिए। और इससे हिंदी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होगी और देश को और एकता में लाने के लिए हमारी भी एक छोटी सी योगदान करके रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको स्वागत। और आज हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ प्रतिष्ठित विद्वान, नेशनल बुक ट्रस्ट की चेयरमैन और एक नेशनल दुनिया दैनिक के सीनियर संपादक, और 35 वर्षों से अधिक से अपने पत्रकार जीवन में अपने विभिन्न दैनिक, साप्ताहिक, समाचार पत्रों में
अलग अलग दायित्व निभाए हैं। आपके नेतृत्व में अनेक समाचार पत्रों के नए संस्करणों की शुरुआत भी हुई और आपने मक्खनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के नोएडा स्थित केंद्र में 3 वर्षों तक अतिथि प्राध्यापक भी रहे हैं। आपको सृजनात्मक पत्रकारिता के लिए स्वामी अखंडानंद मेमोरियल ट्रस्ट के राष्ट्रीय पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार तथा माधवराव सप्रे पुरस्कार से प्राप्त हुए हैं। और हमारे सौभाग्य हैं साहब तो बलदेव भाई शर्मा जी आज का दिन में तो इनके इतना व्यस्त हैं कि जब मैं आज हमारे यहाँ रिक्वेस्ट करने गया था उनको फ़ोन के ऊपर फ़ोन, कभी 2 बजे कहीं बुकिंग, 3 बजे एक बुकिंग, 4 बजे एक बुकिंग, सवेरे ऑल इंडिया रेडियो का हो गया, दूरदर्शन का हो गया, सवेरे 7-8 बजे से शुरू है। मतलब आज ये पूरे दिन आपको मतलब सही माने पे एक हिंदी सेवक मानना चाहिए साहब की। मतलब कहीं भी हो, मतलब कोई भी, चाहे वो मैंने साहब को चीन में भी देखा है और इधर कहीं भी हमारे कोई दूसरी हिंदी, दिल्ली में दूसरे प्रदेशों में भी बुक फेयर, नेशनल बुक फेयर्स में बोलते हुए देखा, सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी उसी तरह, और उनके वेशभूषा भी हमारे अध्यक्ष की तरह ही रहती है। मतलब वो एक सौभाग्य है कि ऐसे संस्थाओं की इस तरह के अध्यक्ष मिले हैं साहित्य अकादमी और नेशनल, और आपने हमारे निमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे यहाँ आए, इसलिए आपको पुनः मैं धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और आपकी 2 आशीर्वाद की तरह हमारे कर्मचारियों को कुछ संबोधित करें। आदरणीय राव साहब और उपस्थित मित्रों, जैसा कि राव साहब ने कहा है कि ये जो हिंदी पखवाड़ा हम लोग हर साल मनाते हैं देश भर में, ये केवल एक कर्मकांड बन के नहीं रहना चाहिए कि बस कमर कसली 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हिंदी हिंदी हिंदी, भले ही करेंगे कुछ नहीं पर बोलेंगे तो, ये कर्मकांड नहीं होना चाहिए। जैसा कि राव साहब ने कहा कि हम हिंदी के दैनिक प्रयोग को बढ़ाएं, शासकीय कार्य में, अपनी बोलचाल में, और एक जो वातावरण देश भर में बन गया है कि हिंदी बोलने से हम प्रतिगामी जैसे दिखते हैं, बैकवर्ड। अंग्रेजी बोलने वाला आदमी कभी मन में ये भाव नहीं लाता कि मैं कुछ भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलूं। अच्छी अंग्रेजी बोलने में उसको गौरव की अनुभूति होती है। लेकिन हिंदी के बारे में हमारे उत्तर भारतीय लोगों को भी, जिनका सोना खाना सोचना सब कुछ हिंदी में होता है, उन लोगों को भी मैंने और आपने भी कई बार देखा होगा, बातचीत करते हुए एकदम कंधे उठा के कहेंगे आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। ये बोलने में उनको गौरव होता है, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, लेकिन ये आत्मग्लानि नहीं होती कि मैं ऐसा बोल कैसे रहा हूं। भाषा के प्रति कोई विभेद, कोई द्वेष या कोई विरोध इस देश में हो ही नहीं सकता। भारत जैसा, जैसे राव साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, 1000 से ज्यादा बोलियां इस देश में हैं। स्वाधीनता से पहले करीब 650 भाषाएं लगातार प्रयोग में थी और पिछले 70 सालों में स्वाधीन भारत में करीब 250 भाषाएं विलुप्त हो गई। विलुप्त होना एक चिंता की बात भले ही है, लेकिन भारत कितना विविध भाषी देश है, ये इस बात को दर्शाता है
कि किसी भी भाषा के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष विरोध नहीं है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो सामान्यतया एक टैग चिपका दिया जाता है कि अंग्रेजी विरोधी है। भारत जैसे देश में तो किसी भाषा का, किसी विचार का विरोध हो ही नहीं सकता। हमारे ऋषियों ने वेद में कहा, आनो भद्रा कर्तवो यंत्र विश्वतः। इतना व्यापक सोच भारतीय मनीषियों ने किया जीवन को लेकर, मनुष्यता को लेकर। भाषा तो उसका एक छोटा सा अंग है। आनो भद्रा कर्तवो यंत्र विश्वतः। हम दुनिया के किसी भी कोने में से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन की खिड़कियों को खोले रखें। ये हमारे ऋषियों का संदेश है। मित्रों, भारत तो ऋषि और कृषि का देश है। ये पहचान है भारतवर्ष की। तो भाषा को जानना, सीखना, ये तो हमारे स्वभाव में है। हम किसी भी भाषा के विरोधी नहीं है। लेकिन जैसा चीन का उदाहरण राव साहब ने दिया, चीन ने पहले दिन से ये निर्णय किया कि अब स्वाधीनता के बाद हमारे देश की भाषा मंदारिन होगी और कोई भी काम अंग्रेजी में नहीं होगा। अंग्रेजी को देश निकाला। इसका मतलब थोड़ी है कि चीन अंग्रेजी विरोधी हो गया। हम और आप साहब पिछले साल चीन गए थे। वहां हम लोगों ने देखा कि वहां जो विदेशी कंपनियां अपने उत्पादन बेचती हैं, कार से लेकर दूसरी चीजों तक, उनके नाम भी चीनी भाषा में रखे जाते हैं। मर्सिडीज को वहां मर्सिडीज नहीं कहा जाता। मर्सिडीज की जो कारें हैं, मुझे नाम याद नहीं है, मैं नोट करके लाया था, वो चीनी भाषा में उस कंपनी का नाम रखा गया, उस ब्रांड के नाम से वो कारें बिकती हैं मर्सिडीज की। भाषा के प्रति स्वाभिमान है। हमारे भारतीय हरिश्चंद्र बड़े श्रेष्ठ साहित्यकार थे और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे संस्थान में हम काम कर रहे हैं। साहित्य अकादमी, साहित्य के सृजन में लगे रहने वाला ये संस्थान न केवल किताबें पढ़ाता है लोगों को, बल्कि साहित्य के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को संस्कारित करता है, जीवन दृष्टि देता है और विश्व में भारतीय ज्ञान को, भारतीय साहित्य को प्रसारित करता है ये संस्थान। तो ये ठीक है कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जीविकोपार्जन का एक साधन है, लेकिन मित्रों, इसके अलावा ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सुयोग है कि ऐसे संस्थान में हमें जीविकोपार्जन का अवसर मिला कि हम जीविकोपार्जन के साथ साथ अपने बच्चों के लालन पालन के साथ साथ इस देश के निर्माण में साहित्य के माध्यम से बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो साहित्य के माध्यम से चीन ने अपनी कितनी प्रगति की। हमारे साहित्यकार हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र, हम सब बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। मैं तो राव साहब ने भले ही कहा विद्वान हूँ, मैं तो एक सामान्य पत्रकार हूँ और पत्रकारिता करते हुए मेरा जीवन बीता, लेकिन आप जैसे विद्वानों की संगति मैंने बहुत की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। जीवन में जो कुछ भी प्रगति होती है उस सब का मूल आधार भाषा है, भाषा का स्वाभिमान है। चीन की जो प्रगति है, जापान की जो प्रगति है, जर्मनी की जो प्रगति है, दूसरे किसी भी देश की जो प्रगति है, उस प्रगति में भाषा के प्रति समर्पण और स्वाभिमान ये उस देश का मूल चरित्र रहा है। गांधी जी ने तो कहा कि जिस देश की कोई भाषा नहीं वो देश गूंगा है। कोई भाषा का मतलब क्या है? गांधी जी कहते थे कि सभी भाषाएं हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषाएं हैं। हम कई बार बड़े उत्साह में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते थे। सभी राष्ट्रभाषाएं, सभी का, हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, बंगला, उड़िया, जितनी भी भाषाएं सब हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। लेकिन उन सभी भाषाओं में हिंदी देश के सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है।
सर्वाधिक क्षेत्रों में समझी जाने वाली भाषा है। इसलिए गांधी जी ने संस्कृति की भाई हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हिंदी तमिल विरोधी है, तेलुगु विरोधी है या मलयालम विरोधी है। सब भाषाओं के प्रति सम्मान है, लेकिन देश को एक संपर्क सूत्र में बांधने के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता है। और इसलिए गांधी जी से लेकर और दूसरे हमारे नेतृत्व ने इस भाषा को चुना और हिंदी के माध्यम से केवल हम संवाद नहीं करते हैं किसी भी भाषा के माध्यम से। भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती है। भाषा संस्कृति और संस्कारों का संचरण करती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और इसीलिए आज जो बड़ी बड़ी शिक्षाविद हैं उनका आग्रह है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मातृभाषा के माध्यम से बच्चा केवल शब्द नहीं सीखता है, बच्चा एक पूरी संस्कृति से जुड़ जाता है, एक पूरी संस्कार परंपरा से जुड़ जाता है। क्योंकि मातृभाषा करते माता जो बोल रही है, माता के साथ बच्चे की अनुभूतियां बड़ी प्रगाढ़ होती हैं, किसी के साथ नहीं होती। देखिए आज हम हर चीज में अदालती प्रमाण मांगते हैं, तब स्वीकार करते हैं। लेकिन मित्रों, माता जब बच्चे को बता देती है कि ये तेरा पिता है, बच्चा पूरे जीवन उसको स्वीकार करता है, मां से सबूत नहीं मांगता। क्योंकि माता और बच्चे की जो अनुभूतियां हैं वो इतनी प्रगाढ़ हैं कि मां ने जो बोल दिया वही सत्य है। मां बताती है तेरी बुआ है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा भाई है, बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता। दुनिया से रूबरू कराती है उसकी मां, चाहे वो रिश्ते हो चाहे वो दुनिया हो, सारी समझ माता पैदा करती है। तो माता जिस भाषा में संवाद करती है बच्चे से, बच्चा केवल शब्द नहीं सीखता, वो जीवन की अनुभूतियां प्राप्त करता है। भाषा जीवन का संस्कार होती है और इसलिए भाषा के प्रति स्वाभिमान की बात कही गई है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो पूरी एक परंपरा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। नेशनल बुक ट्रस्ट 32 भाषाओं में प्रकाशन करता है, साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में प्रकाशन करती है, सारी भाषाएं होती हैं। लेकिन सरकार ने भी तय किया कि राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़े, तो उस सब के प्रति हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा कि ये 15 दिन का जो पखवाड़ा है केवल हिंदी का गान करते ही पूर्ण न हो जाए, ये हमारा अभ्यास करें, दैनिक करना। और जैसा राव साहब ने कहा, ठीक है हमको हिंदी कम आती होगी, मान लो हिंदी भाषी है, कम आती होगी, लेकिन आप देखिए कैसा अद्भुत संयोग है, हिंदी के लिए सर्वाधिक काम करने वाले लोग अहिंदी भाषी हुए हैं। महात्मा गांधी तो अहिंदी भाषी थे, लोकमान्य तिलक अहिंदी भाषी थे, दादा धर्माधिकारी अहिंदी भाषी है, राजगोपालाचार्य अहिंदी भाषी थे। इन सबने हिंदी के लिए काम किया है। तो भले ही हमको हिंदी उतनी व्याकरण की दृष्टि से अच्छी नहीं आती होगी, पर हम हिंदी समझते हैं, बोलते हैं। भले ही हम कहें मैं आ रही हूं, तो लिंग भेद का कोई हमको ज्ञान भले न हो, लेकिन हम संप्रेषण तो कर रहे हैं ना अपने भाव का, धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। 5 जनवरी में संपादक था, उस समय आतंकवाद की घटनाएं बहुत हो रही थी। तो दिल्ली में जो करोल बाग और आसपास के क्षेत्र में एक साथ कई बमकांड हुए थे, उसमें बहुत लोग मारे गए। तो पंजाब के डीजीपी थे, पुलिस महानिदेशक डोगरा साहब, वो सेवानिवृत्त हो गए थे। तो मेरा संपर्क था, पंजाब के आतंकवाद के समय उन्होंने बड़ा काम किया था। मैंने उनको फोन किया और बताया कि
हम चाहते हैं कि आप एक लेख लिख दो, इस पर बड़ी विशेषज्ञता आपकी है, इसके लिए क्या करना चाहिए, लोगों में कैसी सजगता रहनी चाहिए, केवल सरकार के भरोसे आतंकवाद को नहीं रोका जा सकता, हम नागरिक के तौर पर अपने आसपास भी किन चीज़ों में सावधानी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुलदीप जी मैं तो अंग्रेजी में लिखूंगा। तो हमने कहा कि डोगरा साहब हमारा तो हिंदी पत्र है और मैंने एक सामान्य नियम ये बनाया है कि मैं अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करके हिंदी अखबार में लेख नहीं छापूंगा, आप हिंदी में लिखिए। उन्होंने कहा नहीं मेरे बस का नहीं, मैं तो हिंदी आती कहाँ है। मैंने कहा कि हम लोग 5 मिनट से बातचीत कर रहे हैं, ये तो हिंदी में कर रहे हैं और आप तो खूब बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं। बोले बोलना और लिखने में बड़ा फर्क है। मैंने कोई फर्क नहीं है और मेरा अनुरोध है कि आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिख लीजिए, बाकी मैं ठीक कर दूंगा। और बड़े आग्रह के बाद उन्होंने स्वीकार किया और 2 दिन में उन्होंने लेख लिख के मुझे भेज दिया। मैंने लेख देखा तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित था कि डोगरा साहब कहते थे मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे बढ़िया हिंदी नहीं आती है, लेकिन 85% हिंदी उस लेख की बिल्कुल ठीक थी, मुझे उसमें कुछ नहीं करना पड़ा। 15% हिंदी को मैंने ठीक कर दिया और बहुत बढ़िया लेख, हमने बहुत प्रमुखता से उसको छापा। और जब वो अंक साप्ताहिक है 5 दिन, वो अंक जब लोगों के पास गया, लेख पढ़ा, तो उनके कई जानकारों ने डोगरा साहब को फोन किया कि आपका बहुत अच्छा लेख 5 दिन में पढ़ा है। डोगरा साहब बड़े गदगद भाव से मुझे फोन करने लगे कि आपने तो मुझे हिंदी पत्रकार बना दिया। हमने कहा आप तो पहले से हिंदी पत्रकार हैं, आपने जबरदस्ती एक ग्रंथि अपने मन में पाल रखी है कि मुझे अच्छी हिंदी नहीं आती, हिंदी बड़ी कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो हिंदी बोली वही आपने लिखी, थोड़ा सा उसमें जरा लगाई पुताई मैंने कर दी है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तो हिंदी के प्रति ये जो मन में एक ग्रंथि रहती है कि हमको अच्छी हिंदी नहीं आती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए दक्षिण भारतीय भाषाओं में हिंदी के कितने शब्दों का प्रयोग होता है। पहले से भी मैं देश भर के बहुत क्षेत्रों में आता जाता रहा हूँ। आप देखिए कन्नड़ में एक शब्द है, हम लोग यहाँ आमतौर पर बीमार हो जाता है तो शब्द प्रयोग करते हैं दवा लिया, हर आदमी दवा कहता है। और अगर आपने इस उत्तर भारत में औषधि कह दिया तो बहुत सारे लोग तो समझेंगे, बल्कि आपको सीख देने लगेंगे कि यार थोड़ा हिंदी में बोलो। औषधि हिंदी का शब्द है, लेकिन वो कहेंगे हिंदी बोलो, हमारी समझ में क्या होता है। कन्नड़ में औषधि शब्द का ही प्रयोग होता है। अभी मैं गुजरात गया था तो एबीपी चैनल ने अपना एक गुजराती संस्करण शुरू किया है, उसका नाम रखा है गुजराती अस्मिता। तो वहाँ जो उसके प्रमुख हैं ब्रिजेश जी, हमारे पुराने मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा कि बड़ा कठिन शब्द आपने रख दिया है। बोले नहीं भाई साहब, यहाँ तो अस्मिता शब्द तो आम है गुजराती भाषा में है? और हम अस्मिता को कठिन शब्द मानते हैं। कामना शब्द है, हम लोग आए दिन कहते हैं हमारी ये इच्छा है, लेकिन कामना शब्द तो बड़ा कठिन लगता है लोगों को, उसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन मराठी में कामना शब्द का दिन में 10 बार हर आदमी प्रयोग करता होगा, वहां इच्छा कोई नहीं कहता, कामना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये एक जबरदस्ती का एक ग्रंथि बना दी गई है कि हिंदी बड़ी कठिन है। आप देखिए हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक चेकोस्लोवाकिया शब्द है, अब तो वो बढ़ गया, 2 देश हो गए, लेकिन चेकोस्लोवाकिया बोलने में कितना कठिन लगता है। जीव को कई बार अंदर तोड़ना मरोड़ना पड़ता है तब चेकोस्लोवाकिया निकलता है। लेकिन हमने कभी ये कहा क्या कि चेकोस्लोवाकिया बोलना बड़ा कठिन है? साहब नहीं। चेकोस्लोवाकिया के आप सब जानते होंगे बड़े विद्वान हुए हिंदी विद्वान डॉक्टर स्नेकर, उस चेकोस्लोवाकिया शब्द को बोलने में हमको मन में बिल्कुल नहीं आता बड़ा कठिन शब्द है, लेकिन आप बातचीत करते हुए किसी कह देंगे धन्यवाद भाई साहब, तो कई लोग अचानक बोलते अरे इतना कठिन मत बोला करो, शुक्रिया बोल देते इससे। तो धन्यवाद बड़ा कठिन शब्द है, क्या कठिन है धन्यवाद? जब चेकोस्लोवाकिया जिसको बोलने में बड़ी मरोड़ आती है जीव में, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती, धन्यवाद बोलने में क्यों दिक्कत होती है? धन्यवाद, अस्मिता, औषधि, कामना,
इस प्रकार के दूसरे बहुत सारे शब्द, कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक मानस बना दिया गया है कि हिंदी बड़ी कठिन भाषा है, इसको सरल करो। मित्रों, कभी अंग्रेजी के बारे में किसी को आपने कहते सुना है कि अंग्रेजी को सरल करो? भाषा का एक सौंदर्य होता है, भाषा का एक लालित्य होता है, उस सौंदर्य के साथ उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आनंद आता है। और इसलिए इस प्रकार के जो आग्रह हैं उनसे बाहर निकलकर भाषा के रूप में इस देश को जोड़ने का काम हिंदी कर रही है। आप देखिए साहित्य का, मैंने उस दिन राव साहब का बहुत आभार व्यक्त किया मन से। हम लोग बीजिंग गए और वहाँ एक बड़े भारी चीनी विद्वान है, प्रोफेसर रहे बीजिंग विश्वविद्यालय में, डॉक्टर जिन जियांग। उन्होंने पूरा जीवन हिंदी साधना में लगा दिया, रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद किया है, रामचरितमानस का चीनी अनुवाद किया है उन्होंने। पूरे देश में रामचरितमानस जाए, रामचरितमानस में जो जीवन मूल्य है, जो कथा के माध्यम से जीवन का संस्कार दिया गया है, उस रामचरितमानस को मेरे देशवासी पढ़ें, इसलिए डॉक्टर जिन जियांग ने उसका चीनी अनुवाद कर दिया और पूरे देश में वो ग्रंथ बड़ा लोकप्रिय है। प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया है। तो वहां बैठा हुआ आदमी भाषा के माध्यम से जीवन मूल्यों को अपने देश के लोगों तक संप्रेषित कराने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा, भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं है, भाषा के साथ एक पूरी संस्कृति, जीवन के संस्कार, जीवन मूल्य जुड़े होते हैं। चीन में बैठा हुआ आदमी सोचता है कि अच्छा ये ग्रंथ बड़ा अच्छा है, हमारे देशवासी भी इसके बारे में जाने। और साहित्य अकादमी ने उनको अपनी बहुत सम्मानित फेलोशिप दी, हम लोगों ने सम्मान किया मंच पर, उच्चायोग की तरफ से, दूतावास की तरफ से जो एक सभागार हम लोगों को मिला हुआ था, वहां साहित्य अकादमी की तरफ से हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। कैसे गौरव का क्षण था कि उस देश में जो अपनी भाषा के प्रति इतना स्वाभिमान रखता है कि कंपनियों को भी वो अंग्रेजी में नाम नहीं रखने देता, उसने ट्विटर, फेसबुक, गूगल ये सारे अकाउंट बंद करा दिए, अपनी भाषा में पूरी संवाद के ये माध्यम सृजित किए हैं। उस देश में एक ऐसा व्यक्ति हिंदी के लिए काम कर रहा है, सचमुच वंदनीय है। और चीन कितना इस समय हिंदी के प्रति जागरूक है कि हमारे न्यास के साथ विदेश मंत्रालय के माध्यम से उन्होंने एक करार दिया है जिसमें हम 25 हिंदी पुस्तकों को चीनी भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित करेंगे और चीन अपनी 25 चीनी भाषा की अच्छी पुस्तकों को हिंदी में प्रकाशित करेगा। बड़ी परियोजना है, हम लोग काम कर रहे हैं। साहित्य अकादमी के साथ भी उन लोगों ने इसी तरह का कुछ आयोजन किया है। तो हिंदी जब सारे विश्व में फैल रही है, वाराणसी का हमने नाम सुना होगा, डॉक्टर वाराणसी रामचरितमानस के बड़े विद्वान रूसी थे, लेकिन पूरा जीवन, और हम सब जानते होंगे फादर कामिल बुल्के को, जिन्होंने पूरा जीवन हिंदी की सेवा में, संस्कृत की सेवा में, रामचरितमानस और राम की सेवा में, उनके अध्ययन में उसको विस्तार देने में लगा दिया। एक विदेश से आया हुआ व्यक्ति पादरी बनकर यहाँ आए, लेकिन रांची विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, उनके संपर्क में आकर उनको हिंदी तो बड़ी अच्छी भाषा है, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उनसे रामचरितमानस पर बात करने लगे तो इतने मुग्ध हो गए कि मुझे पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ोगे, तुमको तो हिंदी नहीं आती। उन्होंने हिंदी की पढ़ाई शुरू की, और हमको आश्चर्य होगा ये जानकर कि हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के उतने बड़े विद्वान बन गए कि उसी विश्वविद्यालय में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद फादर कामिल बुल्के हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष रहे। ये गौरव है भाषा का। तो मित्रों, हम इस गौरव को केवल इस पखवाड़े में स्वीकार कर रहे हैं, हमारे जीवन के अभ्यास में भाई हमने अपने न्यास में एक पूरी शब्दावली बनाई है। हर फाइल पर वो हिंदी में शब्दावली है, जो हम आदेश अंग्रेजी में लिखते हैं फाइलों पर, तो
अंग्रेजी वाक्य है और उसके आगे हिंदी वाक्य में हमें कैसे लिखना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि हमारे यहाँ बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी फाइलों पर अब हिंदी में अपनी संस्तुतियाँ देने लगे। ऐसे लोग भी जो बड़े डरते थे कि सर हमको तो उतनी बढ़िया हिंदी नहीं आती, फाइल है, सरकारी फाइल है, इसमें कुछ का कुछ लिख गया तो बखेड़ा हो जाएगा। मैंने कोई बखेड़ा नहीं, आप लिखिए। और बढ़िया हिंदी में वो संस्तुतियाँ लिखने लगे, दैनिक अभ्यास भी हो रहा है। पर ये मित्रों होगा तभी जब हम मन में एक भाव लेकर चलेंगे कि हिंदी को एक कर्मकांड के रूप में, इस पखवाड़े में आयोजन के रूप में नहीं मनाना है, बल्कि ये दैनिक क्रम में आए वर्ष में। और जैसा राव साहब ने उम्मीद जताई है कि अगले वर्ष जब एक हिंदी पखवाड़ा आएगा तो साहित्य अकादमी को राजभाषा पुरस्कार मिलना चाहिए। ये आप सबके प्रयत्नों से निश्चित रूप से सफल होगा। मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब हिंदी के व्याप में, विस्तार में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकें, इसकी अपेक्षा करते हुए और यहाँ आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद बलदेव भाई शर्मा जी। मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से अपने विद्वत्तापूर्ण संभाषण में दो महत्वपूर्ण चीज़ों की ओर इशारा किया आपने कि हम अपने दो ग्रंथियों से बाहर निकलें, एक की हमें हिंदी नहीं आती और दूसरे की हिंदी कठिन है। अभ्यास से सब कुछ संभव है, कई दृष्टांतों के माध्यम से उन्होंने हमें बताया। और हमारे सचिव और बलदेव भाई शर्मा जी ने जो एक आग्रह किया है कि हम अपने कार्यालयीन कार्यों में हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्रय दें, तो यह एक अच्छी बात होगी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजभाषा सप्ताह के पूरे कार्यक्रम जो हमने तय किए हैं, कल शुद्ध लेख प्रतियोगिता है और निबंध प्रतियोगिता, परसों अनुवाद प्रतियोगिता और आशुभाषण प्रतियोगिता। निबंध, अनुवाद और आशुभाषण प्रतियोगिताएं हमने अंतर सांस्थानिक रूप में आयोजित की हैं। जो संस्कृति मंत्रालय के दिल्ली स्थित कार्यालय हैं, सभी कार्यालयों को हमने सूचित किया है कि जो वहाँ से भाग लेना चाहते हैं वो आकर के इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें। इसके अलावा हमने 19 तारीख को राजभाषा मंच कार्यक्रम के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर बात करने के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर जयप्रकाश कदम जी को आमंत्रित किया है। और 20 तारीख को हिंदी कार्यशाला का आयोजन है। 21 तारीख को शाम 4 बजे पुरस्कार वितरण और समापन समारोह हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्री राहुल देव जी। मित्रों, आज एक विशेष कार्यक्रम हिंदी दिवस पर हमने रखा है। शाम को 6 बजे मेघदूत थिएटर में यह कार्यक्रम है प्रसिद्ध पत्रकार श्री सुभाष चंद्रा जी के साथ श्री अशोक चक्रधर जी का वार्तालाप, जो हिंदी की वर्तमान स्थिति और इसकी चुनौतियों पर आधारित होगा। आप उसमें भी हिस्सा लें और हमारी जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें भी अधिक से अधिक कर्मचारी अधिकारी भाग लें, इसकी मैं अपील करता हूं। और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए कुमार अनुपम जी को, जो हमारे हिंदी संपादक हैं, उनको आमंत्रित। निश्चित तौर पे बलदेव भाई शर्मा जी का व्याख्यान बहुत ही प्रेरणादायी है। और जैसा कि आपने कहा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, एक भाषा कैसे एक पूरी संस्कृति, एक संस्कार और परंपरा का निर्वहन करते हुए लोगों को ज़्यादा प्राणबंध बनाती है, ये आपके व्याख्यान से हमने देखा। और जो आप राव साहब ने भी कहा और बलदेव भाई शर्मा जी ने भी कहा कि हमारे भीतर एक कोई ग्रंथि है कि हम हिंदी का प्रयोग करते हुए महसूस करते हैं कि हम पिछड़ेपन से ग्रसित हैं, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। ये वही भाषा है जिसके साथ, जिसको अपनी शक्ति बनाकर, अपना हथियार बनाकर इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और उस भाषा के साथ हम सबका जुड़ाव न सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र में है, बल्कि दूसरे भी क्षेत्रों में, जैसा राव साहब ने भी बताया और बलदेव भाई शर्मा जी ने भी, एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी
अब लगभग स्वीकृत है। हमारे थोड़े से और प्रयास की ज़रूरत है कि जो हम काज में अपने प्रयोग करते हैं उसमें और प्रयोग बढ़ाएं। और जैसा कि राव साहब ने निवेदन किया है आप सबसे कि अगर आप सब मिल करके सहयोग करते हैं तो राष्ट्रभाषा सम्मान जो दिया जाता है वो अकादमी को प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे वो अपील दोबारा करता हूँ और आज इस अभूतपूर्व व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर बलदेव भाई शर्मा जी का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप सभी जलपान पर आमंत्रित हैं।